सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022-23 साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ है उसका हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। और प्रत्येक क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखना है वो भी हम बताएंगे। और जिन जिन क्वेश्चनों में लगेगा कि आपको कि मैंने ये सही नहीं लिखा है तो आप अपने सवाल को यहाँ से मिलान कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एकदम सही और करेक्ट आंसर है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे कितने नंबर आएंगे या फिर मेरे कुछ कम नंबर आएंगे तो आप इन क्वेश्चनों को देख के मिलान कर सकोगे। यदि और भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो देखना ना, आपको संपूर्ण समाधान मिलेगा। और इसी के साथ कोई भी और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन 2022-23 का लिखा हुआ है यहाँ पर इस पर, और ये पेपर है। चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है, इसमें पार्ट ए सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू था। और इससे पहले क्वेश्चन में हम बात करेंगे तो जो पहला सवाल है कि मानव फुफ्फुस फेफड़े किसका अंग है। तो हम इस वीडियो में केवल ऑप्शन से ही नहीं करेंगे, बाकी ऑप्शन वाले हैं उनका भी पूरा विश्लेषण करेंगे। जैसे सबसे पहले पूछा फेफड़ा किसका अंग है, तो पोषण का बिल्कुल नहीं है, उत्सर्जन का नहीं है और परिसंचरण का नहीं है। यहाँ पर आपको एक डाउट होगा कि श्वसन का हो सकता है या फिर परिसंचरण का, तो सीधे आपको लेना है फेफड़ों के द्वारा श्वसन का अंग किसका अंग है, श्वसन का। अब बात करें श्वसन का क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बढ़ा देते हैं श्वसन तंत्र का। ये और ये इसका फेफड़ा है और ये फेफड़ा है। तो हम देखिए जैसे ये नाउज के द्वारा हम वायु को ग्रहण करते हैं तो फिर फेफड़ों के द्वारा ही विभिन्न शरीर के पार्ट में जाती है। इस कारण इसका आंसर क्या है, श्वसन इसका सही आंसर है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की तो पोषण के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन को अंदर ग्रहण करते हैं, तो ये पोषण तो इसका अंग हो ही नहीं सकता। दूसरा उत्सर्जन के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जो अवक्षेप है या फिर मल पदार्थ है उसका हम उत्सर्जन करेंगे। लेकिन यहाँ पर फेफड़ों के द्वारा हम वायु का ग्रहण किसमें करते हैं, श्वसन में करें। इसके लिए इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है, श्वसन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में तो इसका सवाल पूछा गया है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। जैसे यदि किसी भी सवाल में आपको पादप हार्मोन पूछे तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखे तो टिक कर देना। जैसे इंसुलिन बिल्कुल नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, ऑक्सीजन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। और अब बात करें इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये पादप का कौन सा हार्मोन है, बिल्कुल ये पादप का वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। और इसी के द्वारा पादप, जैसे ये कोई पादप है तो इसका ये टिपिकल ये जो मेन शीर्ष भाग होता है उसमें वृद्धि ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा ही होती है। और अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन आपको पता होगा कि अग्नाशय के द्वारा 3 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, उनमें एक शामिल इंसुलिन और ग्लाइकोगोन और सोमेटोट्रोपिन। ये हार्मोन जिसमें इंसुलिन है वो किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, मादा लैंगिक हार्मोन। और थायरोक्सिन क्या है, थायराइड। तो इस प्रकार इसका आंसर कौन सा है, ऑक्सीजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट कॉल्ड दैट द फादर ऑफ जेनेटिक। तो हमने 10वीं क्लास में एक एक्स्ट्रा स्पेशल लिखा हुआ है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया है, मेंडल को। किसको कहा गया है, मेंडल को। कई लोगों ने यहाँ पर मेंडलीफ कर दिया होगा, मेंडलीफ यहाँ बिल्कुल गलत ऑप्शन। मेंडलीफ की बात करें तो हम आवर्त सारणी में बात करेंगे, उसके अंदर जो इसने दिया था परमाणु का भार के आधार पर यदि उसको तत्वों को व्यवस्थित करते हैं ना तो उनको एक आवर्त सारणी प्राप्त होती है, उसको बोला जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ वो है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मेंडल है। अब बात करें बैटसन की तो बैटसन ने, आपको पता होगा कि जो अनुवांशिक या जेनेटिक शब्द है ना ये बैटसन ने दिया था। कब दिया था, 1905 में दिया था। और बात करें मॉर्गन ने तो मॉर्गन ने, आपको पता होगा कि मॉर्गन इज द फादर ऑफ द प्रैक्टिकल, यानी अनुवांशिकी के प्रैक्टिकली या फिर बोला जाए प्रायोगिक दृष्टि से यदि फादर बोला जाता वो है टीएस मॉर्गन। कौन है, टीएस मॉर्गन। तो आप आसानी से समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, मेंडल है। मेंडल इज करेक्ट आंसर। बैटसन ने अनुवांशिक शब्द दिया, प्रायोगिक दृष्टि से मॉर्गन जनक है। मेंडल है वो, मेंडलीफ वो है आधुनिक आवर्त सारणी की जगह नहीं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, और मेंडल है वो आधुनिक जनक। इसका करेक्ट आंसर सी है। अब बात करें अगले पोर्शन की तो अगला सवाल है निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी। तो आपको बता दें कि यदि फोटोग्राफी की बात करें तो ये पहले ही पार्ट में दिया हुआ है। आपको पता होगा कि जब हम सिल्वर का ब्रोमीन के साथ या फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एजीबीआर तथा एजी का आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ करने पर इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। अब बात करें अगला सूत्र
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो हम इसमें हम संपूर्ण बता देंगे ऑप्शन अनुसार। सबसे पहला है CaSO4, 2H2O, ये तो हो जाएगा जिप्सम का, किसका, जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। दूसरा यदि हाफ H2O है, बिल्कुल ये इसका किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आंसर सही है। और बात करें इसमें लिखा है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, ये बिल्कुल नहीं है, और सोडियम कार्बोनेट ये भी नहीं है। जिसका करेक्ट आंसर क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो बात करें अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, तो निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है जब हम आठ सारणी पढ़ते हैं जिसमें 18 वर्ग है, उसको बोला जाता है नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, यहाँ पर शून्य ग्रुप। तो 18वें वर्ग का कोई भी तत्व यदि आपको इसके अंदर दिखे तो आंसर सही है। कौन कौन सा इसके अंदर, तो आपको बता दें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। यदि इनमें से कोई भी आपको दिखे तो इसका मतलब वो कौन सा गैस उत्कृष्ट है। यहाँ पर हीलियम स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, इसका आंसर हीलियम है। ऑक्सीजन तो वायुमंडल में पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस और CO2 भी वायुमंडल में पाई जाती है जो प्रदूषित करती है वायुमंडल को। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। अब बात करें अगले क्वेश्चन पर, तो सवाल ये है कि प्रकाश की किस घटना के कारण पानी में रखी हुई वस्तु मुड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे मान लो क्या सवाल ये है कि ये पानी का बीकर है, ये इतना भरा हुआ है, इसके अंदर हम जैसे ही रॉड को रखेंगे, थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो जैसे हम इस रॉड को रखते हैं तो ये हमको ऐसी दिखाई देगी। इस घटना का क्या नाम है, तो ये आपको आपने पढ़ा होगा प्रकाश अपवर्तन में। अपवर्तन में क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति के अलावा बाकी सब चेंज हो जाते हैं। तो इस कारण ये किसका उदाहरण है, अपवर्तन का है। प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो एक वर्णीय प्रकाश है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रिज्म रखा हुआ है, जब इसको एक प्रकाश किरण डाला जाता है तो सात रंग विभक्त होता है, इसको बोला जाता है प्रकीर्णन। ये विबज्योर, आपको नाम सुना होगा विबज्योर, यानी ये सात रंग है जिसको हिंदी में बोला जाता है बैनिया बिंदाला, ये वही बात है। और अगला क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या है, अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर है। और अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कि ये अगला सवाल है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन पर देखना है, अगर क्या दे रखा है, देखो ये एट दिया रेटिना, तो बिल्कुल सही है। मानव दृष्टिकोण का या फिर अपने आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। इसका कारण इसका आंसर है सही है, दृष्टिकोण के पीछे आगे कहीं नहीं, इसका आंसर क्या है, रेटिना पर। यदि किसी सवाल को यदि हिंदी समझ में नहीं आए जैसे यहाँ पर, तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, इंग्लिश में बिल्कुल लिखा हुआ है रेटिना। अब बात करें अगले सवाल पर, मानव शक्ति का मात्रक है। देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल से बता देता हूँ। यदि आपको पूछे पावर की, क्या पूछे पावर की, तो वो होता है जैसे इसका आंसर हो जाएगा वॉट। जूल किसका मात्रा है, कार्य और ऊर्जा का। एम्पियर किसका मात्रा है, धारा का। और वॉट और वोल्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉट। आपको पता होगा कि जब हम घरवाली जो इलेक्ट्रिक आती है ये किसमें आती है, किलो वॉट पर घंटा, केवीएस। इसका मात्रक होता है कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁶ किलो वॉट पर घंटा। इसके कारण इसका आंसर क्या है, वॉट। इसका मात्रक बिल्कुल सही है शक्ति का। अब बात करें अगले सवाल नवीनीकरण संसाधन की। नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जिसको हम पर पा सकते हैं या फिर अपना सकते हैं, जबकि अनवीनीकरण वे होते हैं जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, इनको वापस हम एक लैब में या फिर प्रैक्टिकल तौर पर नहीं बना सकते। इसके कारण वो हो गया नवीनीकरण। इसमें नवीनीकरण पूछा है तो इसके अंदर इसका सौर ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सौर ऊर्जा का हम मानव निर्मित है और आने वाले भविष्य में नवीनीकरण योग्य है, मतलब इसको वापस पुनः बनाया जा सकता है और लंबे समय से रख सकते हैं। इसके कारण नवीनीकरण पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, कोयला भी नहीं है और प्राकृतिक गैस भी नहीं है। इसका आंसर कौन सा, सौर ऊर्जा। अगला सवाल है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का मतलब ऐसे होता है जैसे मान लो विभिन्न कोई आहार श्रृंखला का वैसे फॉर्मेशन होता है कैसे, जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु किसी एक दूसरे पर निर्भर है भोजन के लिए। जैसे मान लो ये कोई खरगोश है, खरगोश किस पर निर्भर करता है, घास के ऊपर। और खरगोश से कौन, यदि कुत्ता है, ठीक है, तो इस प्रकार कुत्ता से शेर है, तो ये दूसरे पर एक भोजन को पाने के आधार पर एक श्रृंखला का निर्माण करता है, इसी को बोला जाता है आहार श्रृंखला। इनमें से कौन सी आहार श्रृंखला बिल्कुल सही है। बात करिए सबसे पहले घास को कौन खाता है, बकरी। मछली नहीं खाती है, बिल्कुल ये गलत हो गया। देखिए गाय, बकरी बिल्कुल नहीं, बकरी को गाय नहीं खा सकती। घास और गेहूँ बिल्कुल नहीं, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। घास को कौन खाता है, बकरी। बकरी को कौन खाता है, मानव या सर्वहारी और भी जानवर खा सकते हैं, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अब बात करें अगले क्वेश्चन पर, तो अब बात बोल रहे हैं टिहरी बांध कहाँ स्थित है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है, गंगा नदी पर। क्योंकि आपको पता होगा कि टिहरी बांध है वो गंगा नदी की कौन सी दो नदियाँ, भागीरथी और विलंगना की सहयोग जहाँ संगम होता है वहाँ पर बना हुआ भारत की बहुत बड़ी परियोजना है। और इसी के साथ ही टिहरी कहाँ उतरा है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में टिहरी नाम गाँव पर है, वहीं पर ये नदी के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो बात करें अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रिक स्थान को पूर्ति करना है कि इसमें कौन सी खाली जगह पाएगा। सबसे पहला पूछे कार्बन कार्बन के बंध के बीच में जो एकल बॉन्ड पाया जाता है, यदि सिंगल बॉन्ड पूछे तो इसके अंदर उस यौगिक को क्या बोला जाता है, एल्केन। क्या बोला जाता है, एल्केन। एल्केन यदि हिंदी में लिखे तो क्या हो जाएगा, एल्केन। सिंगल कार्बन और कार्बन में से सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसको बोला जाता है एल्केन। इसके अंदर क्या आ जाएगा, एल्केन। और अगले सवाल में क्या पूछता है, किसी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2n²। क्योंकि
जैसे मान लो हम इसको देखें एक प्रैक्टिकल के तौर पर, जैसे ये मान लो कौन सा मान लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं एस के अंदर एक ही होता है। तो जैसे मान लो एक का मान एस एस इज इक्वल टू एन बराबर एक का स्क्वायर होता है एक और दो, यानी इसके कारण जैसे एस ब्लॉक में एस कॉस में ये कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एस का मान हो जाएगा एक के लिए एन का मान स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर कितना एक गुणा दो इज इक्वल टू दो, यानी इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पूछा क्या इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या के लिए 2n स्क्वायर, बिल्कुल आंसर सही। अब पूछा है दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, जैसे हम इसका एकदम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये जैसे ये बनाया हमने नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये 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 इसको माइलिन आसन है और ये कोई दूसरी तंत्रिका है। सवाल इसके अंदर ये जैसे इसको बोला जाता है केंद्रक, और ये माइलिन आसन और रेनवियर नोड और ये डेंड्राइड। अब पूछा है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें अंदर, देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखिए इसको बोला जाता है क्या, स्नेप्स। क्या बोला जाता है, स्नेप्स। स्नेप्स, क्योंकि इसी के द्वारा ही दो तंत्रिकाओं के बीच आवेग का स्थानांतरण होता है, इसको बोला जाता है स्नेप्स। अब बात करें यहाँ पर सवाल